हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। कहा जाता है किसी भी देश की उन्नति उस देश के एजुकेशन सेक्टर से होती है। अगर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है तो उस देश की तरक्की पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। और आज जो नई शिक्षा नीति इतने समय बाद 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति आई है, सोचे जब हम इतनी पुरानी व्यवस्था से चल रहे थे और उम्मीद करते थे नई शिक्षा नीति आई है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, वैसे तो पहली शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी जी की सरकार में आ गई थी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार 1986 में शिक्षा नीति आई थी। उसी से अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे। हालांकि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जी ने इसमें कुछ संशोधन किए थे, लेकिन ये संशोधन जो थे कुछ मेजर संशोधन नहीं थे, छोटे संशोधन थे, तो इसको कंसिडर नहीं किया। हम लोग 1986 ही मानकर चल रहे। फिर उसके बाद 34 वर्ष बाद 2020 की शिक्षा नीति आई है। सोचिए, 34 वर्ष बाद इतनी पुरानी व्यवस्था चल रही थे ना। तो अब इस ये 2020 की नई शिक्षा नीति जो है बनी कैसे, इस पर बात करते हैं। देखिए 2014 में जब भाजपा गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो उसके घोषणा पत्र में ये इस नई शिक्षा नीति के बारे में कहा गया था कि जब सरकार में आएंगे तो नई शिक्षा नीति बनाएंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2014 के बाद 2015 में एक सब कमेटी बनाई गई डॉक्टर TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे। उनकी कमेटी मात्र इसलिए बनाई गई थी कि शुरुआती सुझाव क्या दिए जाए, कैसे बने। तो उसी पर उन्होंने चर्चा की, सुझाव दिए। एक साल बाद 2016 में उन्होंने MHRD को सुझाव अपने सौंप दिए। उसके बाद MHRD ने जून 2017 24 जून 2017 को एक कमेटी बनाई। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। 9 सदस्यीय कमेटी थी। डॉक्टर रंगन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, ये पूर्व इसरो चीफ थे, पूर्व इसरो प्रमुख थे। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया शिक्षा नीति पर, और जो कि 2 साल बाद मई 2019 में सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया। 2019 में सरकार को ड्राफ्ट इन्होंने सौंप दिया। फिर उसके बाद MHRD ने ड्राफ्ट पर काफी एनालिसिस किया और लोगों से सुझाव मांगे, और इस ड्राफ्ट पर लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए थे। उस सब पर एनालिसिस करके, विश्लेषण करके अभी कुछ समय पहले 29 जुलाई 2020 को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को, अभी कुछ समय के पहले की बात है, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी कि हाँ, नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी कैबिनेट ने। इस मंजूरी के बाद अब उम्मीद करते हैं 2021 तक जरूर ये लागू हो जाएगी, नहीं तो 2022 तक इस शिक्षा नीति पर जरूर अमल किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। चलिए क्या क्या वो बदलाव है, इन पर बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यही देखने को मिला कि HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव पहला कर दिया गया कि HRD मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया गया है। जो HRD मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम बदलकर रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ पर ये जानते चलिए, MHRD का जो नाम है ये देश की आजादी के बाद 1985 तक शिक्षा मंत्रालय ही था। जब 1986 की नई नीति जब आई थी तब उसमें कहा गया कि HRD मिनिस्ट्री कर देना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मिनिस्ट्री तब कर दिया गया था। और आज इस नई शिक्षा नीति में फिर से MHRD का नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय।
और जो दूसरा इसमें बड़ा चेंज देखने को मिला बदलाव, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा थी, राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें जो इस शिक्षा नीति में क्या था, इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। लेकिन अब इस नई पॉलिसी में कहा गया है कि नहीं, 3 से 18 वर्ष 3 to 18 ईयर्स के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। 3 साल से लेकर 18 तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि इसमें स्कूल से जुड़े सभी बच्चों को इसके दायरे में लाना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें बड़ी बात करेगी जीडीपी, देश की जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए किस पे, एजुकेशन पे, 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। ये बड़ी बात वैसे देखो, अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कई बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत से बड़े कंट्रीज में एक जीडीपी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। ये बात काफी पहले से कही जा रही है कि नहीं, जीडीपी का एक 6% खर्च होना चाहिए, 7% खर्च करना चाहिए। अभी तक जो खर्च होता है 3-3.5% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। अब जो 6% खर्च की बात कही गई वो देखते हैं अगले बजट में क्या होता है, वो तो समय बताएगा। नंबर 4, इसमें जो कहा गया फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो विदेशी जो चीज है, विदेशी यूनिवर्सिटीज, उनको भारत में ब्रांचेस खोलने की अनुमति, ये भी एक नई चीज है आई देखने को मिली। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को, जो विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको भारत में ब्रांचेस खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि सभी विश्वविद्यालय में जो टॉप लेवल की, टॉप 50 लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सभी को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति मिल जाएगी। पता चले सभी को अनुमति देते हैं, पता चले इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ भारत में ब्रांच खोले तो सोचे क्या होगा। इसलिए टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो होंगी उनको केवल, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज उनको केवल यहाँ खोलने की अनुमति मिलेगी, ब्रांचेस खोलने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला है कि 10+2 जो स्ट्रक्चर था उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह 5+3+4 नया स्ट्रक्चर लाया गया है। 5+3+3+4 न्यू स्ट्रक्चर लाया गया। चलिए देखते हैं क्या है वो। देखिए, इस स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांट दिया गया। अभी तक जो हम लोग 10+2 स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे थे, 10+2 का स्ट्रक्चर जो पढ़ते आ रहे थे, वो अब सरकार ने समाप्त कर दिया। इस नीति में इसका वर्णन नहीं, समाप्त कर दिया। अब ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को मान्यता दी गई। हालांकि अभी तो 10+2 यानी अभी तक स्कूल में हम लोग 12 साल होते, 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक, और +2 यानी 2 और 11 12 यानी 12 साल तक हम लोग स्कूल में रुकते थे। अब 15 साल तक। देखिए 5+3+3+4, 5 3 8 3 11 4 15, यानी अब स्कूली शिक्षा को 15 वर्ष दिए गए हैं। बड़ी बात है। अभी तो यहाँ 6 वर्ष से स्टार्ट होते थे, अब पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 3 साल से। 3 साल का बच्चा है उसको स्कूल में डाल दिया जाएगा। देखिए जो पहले 5 साल है, नर्सरी, केजी, अपर केजी और क्लास 1 और 2। अभी तक क्लास और 1 जो थे इसमें प्राइमरी इसमें शामिल होते थे। अब इसमें जो ये प्राइमरी में पहले इतना होता था, अब इसको बढ़ा दिया गया। अगर सरकारी विद्यालय में बात की जाए प्राथमिक में, तो क्लास 1 और 2 आंगनबाड़ी में नहीं आते थे, अब इनको भी आंगनबाड़ी में शामिल कर लिया गया है। इसमें है क्या, जो 3 वर्ष पहले, मान लीजिए छोटा बच्चा 3 वर्ष का है, वो स्कूल में डाल दिया, क्या सीखेगा उसमें, मतलब खेल में उसको सिखाना है, करके सीखना। बच्चे जो मन है वो करें। छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ डांट दे तुरंत रोने लगेंगे, समझिए। इसलिए उनको जो मन है वो विद्यालय में करें। मेन मोटिव सरकार का कि स्कूल में रहना सीख जाए, स्कूल में आए, डेली खेलें, हंसे कूदे, जो करना है स्कूल में आकर करें वो लोग। नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास 1 और 2 पहले 5 साल इसकी बात की गई है। इसको बोला गया फाउंडेशनल स्टेज, इसको बोला गया फाउंडेशन, बुनियादी शिक्षा। बच्चों की जो पहली प्राथमिक शिक्षा है वो उसको पहले 5 साल दिए गए, फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। उसके बाद उसके अगले 3 साल में क्या होना है, उसमें दिया क्लास 3, 4 एंड 5, उसको दिया गया, इसको बोला गया है प्रीपरेटरी स्टेज, प्राइमरी लेवल की, प्रीपरेटरी स्टेज इसको बोला गया है। जो बुनियादी शिक्षा की उसमें प्राथमिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए उस पर इसमें बात की गई है। अगले 3 साल, ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो क्लास 6, 7, 8 में बात की गई है, इसको वैसे बोला गया मिडिल स्टेज।
जब प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेंगे उसके बाद मिडिल में आएंगे। इसमें ये कहा गया है क्लास 6 से लेकर, देखिए जब बच्चा क्लास 6 में आता है उसको वहाँ से साइंस मैथ्स ये सब स्टार्ट पढ़ाई उसकी स्टार्ट हो जाती थी, किताबी पढ़ाई बिल्कुल रटने वाली पढ़ाई। अब सरकार ने उसको बेसिक शिक्षा दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाए। और जैसा गांधी जी पहले बता गए थे, गांधी जी ने शुरुआत से मांग की थी बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाए, उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे खुद अपने आप यहाँ से सीख जाए, बच्चे जो जिंदगी में चल रहा उस हिसाब से पढ़ाई सीखें। देखिए यहाँ एक बड़ी बात कही गई, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाए यहाँ क्लास 6 से। अभी तक हम लोग हाई स्कूल इंटर के बाद वहाँ कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सीखते थे, लेकिन अब छोटा बच्चा है उसको यहाँ से क्लास 6 से ही अब कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाने लग जाएगी। उसके बाद अगले 4 साल इसमें भी सबसे बड़े बदलाव किए हैं। इसमें अब स्ट्रीम्स जो आती थी मैथ साइंस एंड कॉमर्स, जो स्ट्रीम्स आती थी उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की गई है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, इनमें ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया नीट में, अगर आर्ट्स वाला बच्चा चाहे तो साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस वाला बच्चा चाहे तो कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आर्ट्स वाला बच्चा है उसको अगर पॉलिटी पसंद तो पढ़ेगा ही, मान लीजिए साइंस वाला बच्चा है, ठीक है, उसको पॉलिटी पसंद है तो साइंस वाला बच्चा पॉलिटी पढ़ सकता है, अपने मन पसंद के सब्जेक्ट पढ़ेगा। ये चीज बताई गई। इसको इसमें देखिए इसे और चीज में 9th के बाद 9th में बताया गया इसमें रटन प्रणाली, उसको इसमें जो एनालिसिस बेस को दिया गया है कि बच्चा अपनी समझ विकसित करे उस हिसाब से, और इसको बोला गया है सेकेंडरी स्टेज। देखिए 5+3 स्ट्रक्चर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहली 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, ये अगले 3 साल प्राथमिक शिक्षा प्रीपरेटरी स्टेज, अगले 3 साल मिडिल स्टेज मध्य शिक्षा, और आखिरी के 4 साल जो हैं वो दिए क्लास 9, 10, 11 एंड 12, इसको बोला गया सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक स्तर। ये स्कूली शिक्षा की बात कर दी गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या चेंजेस किए गए उन सब पर बात करें। देखिए ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई के लिए कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। अभी तक ये था, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन स्नातक करने में कहीं दाखिला लिया, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, आपने किसी संस्था में एडमिशन लिया, आपने मान लीजिए आपने 1 साल किया या फिर 2 साल किया, अगर आपने समय पूरा नहीं किया, 3 वर्ष की समयावधि पूरी नहीं की, या उस कोर्स की जितनी भी समयावधि आपने पूरी नहीं की, तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अब इसमें यह किया गया है, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरी कर ली तो उसका, 3 साल का अगर समय पूरा कर लिया ग्रेजुएशन डिग्री की तो आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी, हाँ कि हमारे स्नातक हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन के पहले साल में दाखिला लिया और उसकी 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका वो अधूरा नहीं है, सर्टिफिकेट उसका भी मिलेगा। और अब आने वाले समय में आप फिर से मान लीजिए पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अगले दूसरे वर्ष में दाखिला ले सकते हैं। और आपने मान लीजिए 2 साल पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा। ये भी नई चीज आई है। अगर आपने 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो जाके आपको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ यहाँ स्नातक के बाद भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी गई है, मान लीजिए 4 साल ग्रेजुएशन का डिग्री के आपने अगर इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला लिया, मान लीजिए आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किसी जॉब के पर्पज से नहीं, हायर एजुकेशन जाना रिसर्च वगैरह में, तो आपको ये भी उपलब्ध है। देखिए अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको 4 साल की पूरी कीजिए तो आपको इसमें एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। यानी इसके बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं, 1 साल आपका बचेगा। कहने का मतलब यही है, ग्रेजुएशन स्तर में चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, आप किसी में भी दाखिला लीजिए, अगर 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगी, 2 साल की पूरा कर ली तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल की पूरा कर लीजिए तो आपका डिग्री मिल जाएगा। मतलब देखा जाए इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से है वही पूरा कोर्स, 3 साल में पूरा डिग्री मिलेगी। लेकिन ये चीजें नहीं थी, अगर आपने 1 साल छोड़ दी पढ़ाई बीच में 2 साल करके तो आपका ड्रॉप आउट हो जाता था। ये नई चीज जोड़ी गई।
ये तो बात होगी ग्रेजुएशन स्तर की। अब देखते अब बात आते टीचर्स के लिए। देखिए जो टीचर्स की भर्ती होगी उसमें इंटरव्यू की बात की गई, या इंटरव्यू कम डेमो डिमॉन्स्ट्रेशन जो भी कहिए, कहने का मतलब आपको थोड़ा पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। इसमें ये चीज जोड़ी गई। देखिए आखिर है क्या इसमें। देखिए बात आती है इंटरव्यू या डेमो की। इंटरव्यू और डेमो को आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं। मान लीजिए अगर शिक्षक बनने के लिए हमें, मुझे लगता, मेरी निजी राय है कि हर सबको जो शिक्षक बनना चाहता है वो 10-15 मिनट को पढ़ा के तो दिखा ही सकता है। पता चले आपको मालूम सब है, आप बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं। अगर बच्चे समझेगा नहीं तो आपके शिक्षक बनने का कोई सार्थक उद्देश्य रह ही नहीं जाता है। इसलिए इंटरव्यू डेमो आप कैसे लेते हैं आप पर निर्भर करता है। बात आती है इंटरव्यू डेमो। अभी कुछ क्लियर नहीं कि डेमो होगा इंटरव्यू होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पढ़ा के तो दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी तक होता क्या था, सबसे पहले अभी तक ये था कि 2010 से पहले आपने बीटीसी या डीएलएड आपने किया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो आप मान लीजिए आप शिक्षक बन गए, प्राथमिक में शिक्षक आप बन गए। फिर 2010 में एनसीटी ने कहा कि नहीं, आप टेट या सीटेट केंद्र राज्य की या केंद्र की परीक्षा को पास होना चाहिए, ये करें, इस बेस पे आपको भर्ती किया जाएगा। ये कर दिया गया, 2010 की बात है। फिर इसके बाद सुपर एट बढ़ा दिया गया 2018 में, उत्तर प्रदेश में सुपर एट बढ़ा दिया। ये 2018 में बढ़ा दिया गया, जिसकी पहली भर्ती 68,000 की हुई थी, बढ़ा दिया गया। शिक्षक भर्ती, वैसे तो केंद्र की जो केवीएस और एनबीएस परीक्षाएं होती हैं, सीटेट के बाद उसमें केवीएस या एनबीएस की जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें इंटरव्यू तो अब तक उसमें तो इंटरव्यू होता ही था। अब कहा गया है नई शिक्षा नीति में, अगर आपको शिक्षक बनना है तो इन दोनों परीक्षाओं के बाद, भर्ती परीक्षा के बाद आपको इंटरव्यू और डेमो से गुजरना पड़ेगा, जिसका काफी विरोध, कहीं के विरोध भी हो रहा है। इसके बाद अब आपको डेमो या इंटरव्यू आपको गुजरना पड़ेगा। ये मान के चलिए अगर आप शिक्षक बनने के लिए पैशनेट नहीं है तो आपको शिक्षक बनने में बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा। बाकी तो इस पर निर्भर करता है इस इंटरव्यू और डेमो को कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इन सब पर डिपेंड करता है, जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की नई शिक्षा नीति मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।